एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज से आपकी क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए हम यहाँ पे आइए देखते हैं। तो आज एक तरीके से स्टूडेंट्स इंट्रो क्लास है आपकी। एक सबसे पहले हम लोग आज सीटेट की क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें देख लेना चाहिए कि आखिर में हमारा सिलेबस क्या है ना, सिलेबस क्या है। आइए अब हम लोग आते हैं, पूरे सिलेबस पर आएंगे कि क्या है कैसे है। तो सबसे पहले आज हम लोग केवल और केवल सिलेबस पर डिस्कस करेंगे कि ये तो पीआरटी के लिए है, आपका पूरा पीआरटी का सिलेबस है ना, यानी कि 1 से 5। और उससे पहले आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं पूरा है ना, पीआरटी के अलावा 6 से 8 का सिलेबस आपका क्या है ना। ये अब देखो, मैथमेटिक्स साइंस तो है नहीं, हमारा एसएसटी है। तो आइए देख लेते हैं एसएसटी में ज्योग्राफी। कुल मिलाकर के हमारे जो टॉपिक हैं स्टूडेंट्स वो ये है। आइए देख लेते हैं। तो आप यहां पर देखोगे सबसे पहला लिखा हुआ है ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी एंड एज अ साइंस। ठीक है, यानी कि जो ज्योग्राफी है वो सोशल स्टडी का भी है और साइंस का भी है, दोनों। फिर दूसरा आता है प्लेनेट। प्लेनेट जो है आप क्लास 6 की एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर फर्स्ट आप देखोगे। ठीक है, फिर देखो ग्लोब आता है क्लास 6 में, है ना। क्लास 6 में क्लास 6 में ही आपका एनसीईआरटी में हमें यह देखने को मिलता है। ये क्लास 7th का पहला चैप्टर है, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 है ना, 1 है। एयर जो है ये चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 7th का। वाटर ये भी क्लास 7th का ही ये आपका चैप्टर है। ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये भी आपका क्या है, क्लास 7th का है। रिसोर्सेस जो है ये क्लास 8th का है। और एग्रीकल्चर भी क्लास 8th का है। ये सभी एनसीईआरटी है ना। चलिए अब शुरुआत, और क्वेश्चन इसके बाहर आता नहीं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम क्या केवल इतना ही पढ़ना है? नहीं, डिटेल सिलेबस ये देखो लिखा है नीचे कि जो नोट फॉर डिटेल सिलेबस, यानी कि जो आपके प्रोस्पेक्टस में सिलेबस लिखा हुआ है वो डिटेल नहीं है ना, वो डिटेल नहीं है। प्रोस्पेक्टस में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वो डिटेल नहीं है। तो डिटेल सिलेबस मुझे कहां से देखने को मिलेगा? तो डिटेल सिलेबस मुझे क्लास पूरा फर्स्ट है ना, क्लासेस है ना, देखा जाए तो ये किसके लिए? क्लास 1 to 6। ये नहीं है भाई, रुक जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है, ये 6 नहीं है, ये डिटेल सिलेबस के लिए हाँ 8, यानी कि पूरा लिखा हुआ है कि क्लास 1, तो फर्स्ट से लेना देना नहीं है आपको, केवल लेना देना है क्लास 6 से लेके 7th से लेके 8th तक। आपको केवल इसकी एनसीईआरटी के सारे चैप्टर को पहले देख लेना है। कोई भी टीचर पहले पढ़ाना शुरू कर देता है, पढ़ना क्या क्या है बस वो नहीं बताता है। और सही समय पर सिलेबस पूरा करने के लिए सबसे बड़ा तो यही आधार होता है
कि आप, है ना, सबसे बड़ा यही आधार होता है कि जो आप पहले डिटेल सिलेबस देखिए। जब डिटेल सिलेबस हमें पता हो जाता है तब उसके बाद हमारे लिए क्या रहेगा, सही रहता है। तो आइए अब सबसे पहले हमें क्या डिटेल सिलेबस में सिर्फ कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आइए हम लोग पहले तो देखेंगे। उसके बाहर हमें कोई भी, है ना, नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाहर हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आइए तो सबसे पहले डिटेल सिलेबस में हमें बस यही टॉपिक पढ़ना है, ये ठीक है। ये फिर डिटेल सिलेबस में पूरा चैप्टर आप यहां पर देख लीजिए, है ना। कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि हमें कौन से चैप्टर्स को, हाई देखो, और यहां तक कि आपके सिलेबस में एक चीज और लिखा हुआ है, उसको भी मैं अभी बताऊंगी। हमारा पर्यावरण नामक ये किताब है और इसमें जो सिलेबस दिया है वो वही है। न्यू एनसीईआरटी में आपका कोई जरूरत नहीं है न्यू एनसीईआरटी पढ़ने की, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में वही चीजें हैं जो ओल्ड में है, वही चीज उठा करके ये पूछ लेंगे। तो केवल और केवल ये सारे चैप्टर्स को हमें, इनके निचोड़ को हमें देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख लो अपने आप में कितना बड़ा चैप्टर है ये। आइए देख लेते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि पहला ही चैप्टर था सोलर सिस्टम, तो हम लोग भी पहला चैप्टर सोलर सिस्टम से शुरू करेंगे। फिर जब सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा तो अर्थ मोशन, है ना, मोशन ऑफ अर्थ, है ना, मोशन ऑफ, है ना, अर्थ, यानी कि हमें पृथ्वी की गति। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी यहां से, फिर उसके बाद यहां से, फिर उसके बाद ग्लोब, फिर उसके बाद मैपिंग, फिर उसके बाद हम लोग पूरे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को देखेंगे, फिर हम लोग स्थल रूप को देखेंगे। ये हमारा देश भारत से वैसे तो सवाल अब तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे, है ना। नहीं आया है सवाल अब तक, लेकिन फिर भी हमारा यही है कि भाई हमें इसको देखना है। क्लियर है। अब आते हैं अगले। आप देखोगे कि सिलेबस में एयर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एयर दिया हुआ है, तो ये भी हमें पढ़ना है। हमें वाटर दिया हुआ है, तो ये भी हमें पढ़ना है। हमें ये भी दिया हुआ है, यहां तक कि आप देखोगे तो सेटलमेंट ये भी दिया हुआ है। इन सभी से सीटेट में सवाल पूछा गया है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि यहां से आपका एक भी सवाल न आया हो। हर साल हर चैप्टर से सवाल आएंगे। और ज्योग्राफी अगर हम देखें तो यदि एसएसटी की हम बात करें तो एसएसटी में, है ना, एसएसटी की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यदि एसएसटी की मैं बात करती हूं तो इनमें 40 क्वेश्चंस आपके तीनों पोर्शन से आएंगे मिला करके, जियो से, हिस्ट्री से, और फिर आपका जो सिविक्स, है ना, सिविक्स टॉपिक है ना, यहां से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका ये 3 टॉपिक से 40 सवाल। अब 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से देखने को मिलेगा, पेडागोजी से देखने को मिलेगा।
अब इस 40 सवाल में अगर हम देखें तो मान के चलिए कि यहां से 13 13 3 3 का 9 3 1 9 3 है ना, तो लगभग 13 सवाल अक्सर करके ज्योग्राफी से, है ना, रेशियो आपका यही है, रेशियो आपका यही, 13 सवाल आपके ज्योग्राफी से हमें देखने को मिलता है। अब कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि है ना, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आपका क्लास 8th की एनसीईआरटी में, तो अब हमें फोकस करना है। पहले देखो, मैं आपको एक अपने लेवल से पढ़ाऊंगी और उसके बाद एनसीईआरटी के लाइन से रूबरू कराऊंगी कि आजकल बच्चे क्यों बहुत कम रेशियो में पास हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि हम एनसीईआरटी से अपनी दूरी बना के रखे हुए हैं और हमें अपनी एनसीईआरटी से दूरी नहीं बनाना है ना, हमें अपनी एनसीईआरटी से दूरी नहीं बनाना। अब देखिए, सवाल आता है सबसे ज्यादा 8th में कृषि से, यानी कि एग्रीकल्चर से, और दूसरा सवाल आपका आता है आपके रिसोर्सेस से, संसाधन से। तो ये 2 चैप्टर और इंडस्ट्री से भी कभी कभी आ जाता है। तो ये प्रमुख पोर्शन है बच्चों। तो लेकिन अब तक सबसे ज्यादा रेशियो में जो सवाल आता है वो इन्हीं 7th क्लास की एनसीईआरटी से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत ही करने वाले हैं सौर मंडल में पृथ्वी। आइए, और एक चीज नहीं, अभी नहीं, यहां से नहीं, मैं अभी ये इंट्रो क्लास है, अभी से मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अब मैं आपको पहले दिखाऊंगी कि अभी जो पेपर हुआ था फरवरी में, यहां से सवाल किस तरीके से आए थे। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेपर, है ना, पेपर में देखेंगे। अब आते हैं ये क्वेश्चन पेपर फरवरी का, है ना, और 2 शिफ्ट में आपको भी पता कि 2 दिन पेपर हुआ था, 7-8। तो आइए 7 को पहले हम 7 तारीख के पेपर को एनालिसिस करते हैं कि, क्योंकि देखिए हम लोग भीड़ में पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें पढ़ना एक्चुअल में क्या है। और हम लोग अपनी क्लास में सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। ठीक, चलिए आइए। तो अब हमारा ये डाउनलोड भी हो गया होगा पेपर, देख लेते हैं। ये मेन पेपर ओपन हो चुका है। अब आइए, अब आपको मैं यहां मिलान कराती हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया था। आइए, ये पहला सवाल, ये सवाल स्टूडेंट्स आप देख तो लो कि ये सीबीएसई पेपर बना कहां से रही है। मैं सभी पेपर, सभी क्वेश्चन के आगे मैं क्या लिखने वाली हूं, सभी क्वेश्चन के आगे मैं लिखने वाली हूं कि ये एनसीईआरटी में कहां से आया था। तो ये आया था आपके क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर। अब आप कहोगे मैम मुझे आप पे भरोसा नहीं है, तो चलिए आपको हम भरोसा दिला देते हैं।
एक्चुअल में ये पेपर में आया कहां से था, आइए देखें। तो ये अभी अभी मैंने सबसे पहले क्लास है ना 6 की एनसीईआरटी ओपन की थी ना। आइए अब यहां पे आप जाओगे और यहीं पर पृथ्वी का ये पहला चैप्टर है और आप यही देखोगे कि ये लिखा हुआ है, जहां पर चंद्रमा के बारे में पृथ्वी के बाद है ना चंद्रमा के बारे में समझाया गया है और वहीं पर हमें यह देखने को मिलेगा। ये देखो, ये देखिए, सीटेट पास करना बहुत आसान होता है यदि समझ में हमें आ जाए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, अब देखो, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 27 दिन में। आप देखो यहां लिखा हुआ है 27 दिन। ये पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अभी ये कहां से आया है सवाल? तो ये भी हम लिख दे रहे हैं, ये भी क्लास 6 की एनसीईआरटी से। आप लोग क्वेश्चन देखते ही बता दोगे कि यह एनसीईआरटी के किस चैप्टर से, किस बुक से आया है ना। अब देखिए, तो ये आया है क्लास 6 की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर मैंने अभी बताया था ना, 3rd, चैप्टर नंबर 3rd, चैप्टर नंबर 3rd यहां से आया है। ये आप देख रहे हो ना, चैप्टर नंबर 3rd, पृथ्वी की, नहीं चैप्टर नंबर 3rd से नहीं, है ना, अक्षांश देशांतर से आया होगा, चैप्टर नंबर 2nd से आया होगा, क्योंकि यहाँ पे अक्षांश देशांतर है, तो ये चैप्टर नंबर 2nd से हमें यह देखने को मिला है। है ना, चैप्टर नंबर 2nd। अब आपके मन में आएगा कि ठीक है मैम, अगर ये आया है तो ये कहां से आया है, ये कहां से आया है? तो आइए चैप्टर नंबर 2nd में आते हैं। मैं आपको कटिंग के साथ यहां बता दूंगी। ये क्या लिखा है, ये देखिए, यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है और इसी डायग्राम से ये सवाल पूछ लिया है। आइए ध्यान से देखिए, अभी पेपर का एनालिसिस कैसे पढ़ा जाता है आज हम लोग ये देखने वाले हैं। यहां पे क्या लिखा है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा लिखा है ना, कितना एंगल है? 23.5 डिग्री। और कर्क रेखा किधर की तरफ है? तो ये उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर, और ये नीचे वाला है दक्षिण गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फेयर। तो आप देख लो, ये क्या है? इतना है, और ये क्या है? इतना है। उत्तरी ध्रुव वृत्त कहां पे है? तो आप देखो, सेम टू सेम वही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ है ना, 66.5 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये है, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये। बस सही जवाब क्या है अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि क्या जवाब किसका क्या सही है, हम ये नहीं देख रहे। हमें बस इतना देखना है कि हमें, है ना। तो आइए अब आगे बढ़े बढ़े। चलो, तो अभी तो हम केवल आज आपका है ना एनालिसिस करवा रहे हैं कि आखिर में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। आइए
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? तो ये भी स्टूडेंट्स क्लास 6 की एनसीईआरटी से ये सवाल पूछा गया। ये ध्यान रखें, पृथ्वी के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही? तो यहां पे हम लोग पहले तो देखेंगे। आइए अब इसमें आप लिख लेंगे एनसीईआरटी क्लास 6, पृथ्वी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका क्या है? ये चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1। अब आपके मन में होगा मैम कहां पे है? तो देख लो, यहीं पर तो लिखा है कि पृथ्वी के बारे में आप यहां पर देखिए। ये देखो, पृथ्वी के बारे में इनके यहाँ, या पूरा पृथ्वी के बारे में यहाँ पे इन्होंने समझाया हुआ है, और यही से सवाल इन्होंने लाइन से पूछ लिया है। लेकिन हमें क्या है, हमें तो बस पूरा पढ़ना है। अब यहां ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सूर्य से दूरी के हिसाब पृथ्वी तीसरा ग्रह, जबकि ये क्या है? अब देखो, और आकार में क्या है? आकार में पांचवा है, तो आकार में पृथ्वी पांचवा सबसे, ये बात तो सही है। क्वेश्चन में पूछा कौन सा सही नहीं? पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। आप बताओ, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमना ये कहां दिया हुआ है? तो ये चैप्टर नंबर 3 जब आप पढ़ोगे ना, पृथ्वी की गतियां, तो वहीं पर दिया है कि सूर्य के चारों तरफ क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। ये सब मैं पढ़ाऊंगी। जबकि ये कह रहा है कि उसे हम घूर्णन कहते हैं। नहीं, घूर्णन का मतलब अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर क्या करना? घूमना, जिससे दिन रात क्या है? होता है। तो ये गलत है। पृथ्वी के आकार को भूआब कहते हैं। आप यही देखो ना, लिखा हुआ है कि पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं? भूआब कहते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो ऐसे में तो सेकंड वाला आप ऐसे ही देख लो। और क्वेश्चन अब समझ में आपको आ रहा होगा, क्वेश्चन पूछा कहां से जा रहा है। आइए देख लेते हैं। अब देखो, ये सवाल कहां से पूछा गया है? आइए देखिए, अब ये भी मैं लिख के दिखा देती हूं कि ये किस एनसीईआरटी से कहां से पूछा है। ये एनसीईआरटी 6 से, चैप्टर नंबर 2, अक्षांश देशांतर। ये कहां से पूछा गया? अक्षांश देशांतर से पूछा गया। तो किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश में, अब मैं दिखाती हूं ये कहां है। अगर मुझे ये देखना होगा तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना सेकंड नंबर पे है। अब देखो, जो चीज यहां पे दिया है ठीक वही चीज यहां से पूछा गया। ये देखिए, ये देखो, ये लाइन आप यहां से पढ़ो।
यही उठा के इन्होंने दे दिया है। यहाँ पे दे दिया है। मैं चाहती तो मैं स्टार्ट कर सकती थी सीधे पढ़ाना, है ना, सीधे पढ़ाना, लेकिन नहीं, मैंने सीधे पढ़ाया नहीं है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि पेपर में आता कहां से है। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। आप देखो, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। स्थानीय समय का अनुमान लगाना सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से होता है, जो दोपहर में सबसे छोटा, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबा होता है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय देशांतर पर यानी यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या बजेगा? 12 बजेगा। वही तो लिखा है कि किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश के सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय 12 बजता है। सही है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। तो आप देख सकते हो, है ना, इस अगर हम देखें तो आप आगे देखो, उसी में आगे लिखा हुआ है ना। तो ये देखो, ये लाइन यहाँ पे आप देखो ध्यान से, उसी के नीचे लिखो। जब ये पूरा पढ़ोगे ना तो खुद आपको समझ में आए। ये देखो, ये लाइन देखो, लिखा है कि किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। तो ये दोनों सही है ना, ये दोनों ही आपका सही है। आप देख लो, आप देखो, जो लाइन दिया है वही लाइन यहां से सवाल आपका है। अब आगे देखो, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए, पारितंत्र का निर्माण कैसे होता है? तो आपने देखा कि अब तक क्लास 6 की एनसीईआरटी से था। अब हम लोग ये पहला चैप्टर ही आपका क्लास 7th की एनसीईआरटी से है। तो यहां पे आ जाइए और अब यहां पे एनसीईआरटी क्लास 7th है, चैप्टर नंबर 1 है। आपने देखा एक भी सवाल सीटेट ने एनसीईआरटी के बाहर पूछ दिया है क्या? नहीं दिया है। अब आइए मैं आपको दिखाती हूं। अब क्लास 7th ओपन करते हैं। तो आपने बहुत देख लिया 6, अब हम लोग यहां पे 7th देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले चैप्टर में ही पारितंत्र दिया है एक बॉक्स में। उसी बॉक्स को हम यहां पर ले आएंगे कि भाई पारितंत्र होता क्या है। ये देखो ना, ये पारितंत्र मैंने आपसे कहा था ना कि यहीं पर एक बॉक्स में दिया हुआ है ना, पारितंत्र। अब देखो पारितंत्र क्या है, यहां देखिए, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है। तो देख लो, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव के द्वारा या केवल स्थल मंडल, जैव मंडल के द्वारा। तो सभी जीव जंतु तथा उनके आसपास के पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है वही पारितंत्र होता है। देख लो, आप यहाँ पे देख लो। तो हमने तो यहाँ पे एनसीईआरटी भी आपको बता दी कि कहाँ से कैसे।
आप कई जगह पढ़े होंगे, लेकिन लोग सीधे अपने नॉलेज को बताते हैं कि भाई मुझे तो बहुत नॉलेज है। भाई ये हमें देखना है ना कि उतना ही पढ़िए जितने से आपका सीटेट 100% क्वालिफाई हो। और बच्चे का सिलेक्शन नहीं तो मतलब कि टीचर में समस्या है, यानी टीचर के लर्निंग में समस्या है, टीचर के अधिगम में समस्या है। आइए अब देखो, मानो अभी आपने देखा कि अब ये भी उसी से है ना, उसी से चैप्टर 1 से, ये भी सेम टू सेम आप देखोगे स्टूडेंट, तो ये भी वही चीज है। एनसीईआरटी 7th चैप्टर नंबर 1। अब देखो, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। आइए, अब इसमें क्या है, पारितंत्र यहां भी दिया है, पूरा दिया है, ये पूरी देखोगे तो आप यहां पे नीचे लिखा हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है। अब देखो, ये सीधे देखो यहां लाइन लिखा है ना कि सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वह एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। नीचे देखिए लिखा है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकता है। बस यही तो सवाल है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। ये आप देख सकते हो, है ना। आगे देखिए, ये यही काट लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसको कटिंग, और यहीं पर यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लगा देते हैं कि भाई सीबीएसई क्या कोई ब्रह्मांड से सवाल ला रहा है कि आपके ही आंखों के सामने से लेके आ। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच में सही संतुलन होना चाहिए। तो ये बात तो सही है ना, कि प्रारंभिक मानव ने ये पूरी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, और इसी में आप देखोगे ना तो आप आगे देखोगे कि ये लाइन जब आप आगे पढ़ते जाओगे तो यहाँ पर एक लाइन लिख दी गई है और यहीं से सवाल बन गया आपका। तो आप खुद देखो कि सीबीएसई अलग अलग जगहों से लाइन उठा रही है। तो देखो, पहला लाइन जो इसने प्रश्न का उठाया है वो आपके मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। अब दूसरा, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना चाहिए। तो यहां लिखा है कि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना तथा उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। तो देखा जाए तो दोनों सही है, लेकिन इसमें दिया है कि क्या व्याख्या करता है कि नहीं करता है, आप बताओ। क्या आपका यहां पे, क्योंकि यहां पे दे दिया है कि, है ना, तो आप बताओ क्या यह व्याख्या करता है या नहीं करता है। आप बताओ। तो आप देखोगे कि ये अलग है, ये परिवर्तन की बात कर रहा है। और क्यों बात कर रहा है ना, क्यों बात कर रहा है, क्योंकि सब आपस में संबंधित होते हैं और यहाँ पे संतुलन की बात हो रही है। तो दोनों अलग है बच्चों।
तो यानी कि दोनों ए और बी सही है, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ऐसे तो सवाल आपके पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये देखते हैं। अब देखो ये, अभी ये भी स्टूडेंट्स आपको पता है कहां से पूछा गया है? क्लास 7th में रेगिस्तान में जीवन एक चैप्टर है, वहां से यह पूछा गया है। तो पहले यहां प्रश्न होना चाहिए, उसके बाद यहां पे आपकी क्या होनी चाहिए? ये फिल, है ना? आइए, तो ये आप लिखोगे एनसीईआरटी क्लास 7th तो कंफर्म है, लेकिन चैप्टर कौन होना चाहिए वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। और चैप्टर आपका यही दिया हुआ है, आइए मैं दिखाती हूं। चैप्टर मैंने ऑलरेडी क्लास 7th का यहाँ पे दे दिया है। ये पहली क्लास का पीडीएफ आप प्रिंट आउट करके हमेशा के लिए अपने आंखों के सामने रखेंगे। तो ये है आपका कौन सा? तो आपका लिखा है यहीं पर रेगिस्तान में जीवन, है ना? चैप्टर 10 से ये सवाल पूछा गया है। किस चैप्टर से? चैप्टर 10 से। आइए अब हम लोग के पूरा चैप्टर नंबर 10 पर जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने सवाल बनाया है। आइए अब लास्ट में आएंगे, सबसे लास्ट में। ये देखो सबसे लास्ट है ना चैप्टर 7। आगे देखिए लिखा है, ये देखिए, और इसको उठाते हैं, यहीं से ये सवाल बना है। आइए सवाल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सवाल ये है कि भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन क्यों है? आखिर क्यों? तो यहां मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। अब क्यों है? देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। जैसे गोपा दर्शन के लिए आएंगे। तो पर्यटन क्रियाकलाप क्यों है? क्योंकि गोपा दर्शन होता है। घास के मैदान और हिमनद की सैर के लिए आते हैं, यानी घास के मैदान, हिमनद की सैर के लिए। उत्सव तथा अनुष्ठानों को देखने के लिए आते हैं, उत्सव तथा अनुष्ठानों को देखने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं यह सपाट मैदानी क्षेत्र है? नहीं, यह कंकड़ पथरीली मैदानी क्षेत्र है। ये गलत है ना? ये है ना, ए बी सी ही केवल यहाँ पे सही जवाब है जो एनसीईआरटी में दिया है। बस हमें वही उसी को सही मानना है। कहीं भी इसमें सपाट मैदानी क्षेत्र आप देखोगे तो नहीं दिया हुआ है। देख लो आप, कहीं दिया है क्या? नहीं। तो जब नहीं दिया है तो हम उसे आंसर क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ऐसे आपको है ना देखना है। अब आगे आते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखो, लिखा है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? आपको पता है कौन सी है? ये कहां से पूछा गया है? ये भी मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये भी उसी है ना, उसी बुक से पूछा गया है। कहां से? चैप्टर, ओहो हो रुकिए, ये एनसीईआरटी 7th और चैप्टर नंबर, देखो चैप्टर नंबर याद नहीं है तो मैंने तो स्टार्टिंग में ही कह दिया, वायु चैप्टर नंबर 4 में, है ना, वायु चैप्टर नंबर 4 में। तो आप सीधे लिखोगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4। अब आप आइए देखते हैं कि आखिर चैप्टर नंबर 4 में क्या है। अब ऊपर आते हैं क्योंकि ये तो अंतिम चैप्टर था।
ये चल, यहीं पर ये यहाँ पे एक लाइन लिखी है और सीबीएसई ने यही उठा करके पूछ लिया। आप यहां देख लीजिए, लिखा है ना, क्या लिखा है? ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस। तो यही तो लिखा है, कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस? तो ऑक्सीजन। एकदम मान के चलो कि जो मेरी क्लास बेसिक से ले रहा है, यकीनन ज्योग्राफी में मैं गारंटी लेती हूं कि एक भी सवाल आप गलत नहीं करोगे। मेरे तरफ से, मेरे इंड से गलत नहीं होगा। आप अपने इंड से हो सकता है कि एनसीईआरटी को सही से ना समझे हो और आप गलती कर दो। अब आते हैं अगला सवाल। आइए, अब देखो ये सवाल, ये भी सवाल एयर चैप्टर से, उसी कॉमन चैप्टर से है, वायु चैप्टर से, और इसको भी बड़े आसानी से आप चुटकी बजाते हुए कर ले जाओगे। ये भी उसी चैप्टर से है। आइए, अब ये क्लास 7th चैप्टर नंबर 4th, क्या वाकई में चैप्टर नंबर 4th से है? अब देखो, उच्च दाब, स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश, तो ये सब अभी नहीं देखना है, पहले तो हम एनसीईआरटी ले आए तब ना। आई रुकिए, अब उच्च वायु दाब, तो वायु दाब वगैरह आप सीधे वायु दाब चैप्टर पे हम लोग आएंगे। ये वायु दाब को इंग्लिश में है ना क्या कहते हैं? एयर प्रेशर कहते हैं। अब यहां पर हमें वायु दाब अगर हमने पढ़ लिया तो ये पूरा सवाल वायु दाब से ही स्टेटमेंट बेस्ड कोडिंग वाले सवाल है। देखो बहुत छोटा है शायद, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ये देखो यहां से आया हुआ, ये क्या देखा? देखिए, उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है। उच्च दाब, अब वाकई में क्या सही है? तो लिखा है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अब यहां पर देखिए लिखा है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। आप सोच रहे होगे कि मैम आज ही खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, अभी हम बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे। हम आपको बस बताना चाहते हैं कि जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन आ कहां से रहा है। तो उच्च दाब स्पष्ट स्वच्छ आकाश से संबंधित है, तो आप लिखा है ना, उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित है। सही है। वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, जबकि ये बात गलत है। आप खुद देख लो, वायु दाब यहां पर बच्चों आप कहीं ना कहीं लिखा है, बार बार आप देख रहे होंगे कि अधिक ताप वाले क्षेत्र गर्म होकर वायु ऊपर उठ जाती है, लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। तो भाई वायु दाब तो अगर देखा जाए तो वायु के ताप से ही प्रभावित होता है। ज्यादा तापमान तो वहां लो प्रेशर, कम तापमान तो वहां हाई प्रेशर। निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। तो लिखा है ना यहाँ पे, निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। सही। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलती है। तो नीचे लिखा है, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। यह भी सही है। तो ACD यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ऐसे आपको पढ़ना है, तब जाके सीटेट निकलेगा, नहीं तो
नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हम लोग और टीचर भी आजकल इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो वही पढ़ा रहे हैं जो उन्हें आता है। कोई नहीं चाहता कि एनसीईआरटी को खुद पढ़ें, क्योंकि टीचर को भी तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा ना। बिना एनसीईआरटी पढ़े बच्चों को कैसे हम ज्ञान दे सकते हैं कि भाई कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने देखा कि इस बार इतने कम रेशियो में बच्चे पास हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपने देखा कि एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर तो नहीं आया था क्या? नहीं आया था ना। चलिए आइए अब देखो, अंतरदेशीय जलमार्ग, ये भी चैप्टर नंबर वही सेम 7th, चैप्टर नंबर 7, नहीं वही क्लास 7th, चैप्टर नंबर अभी हम नहीं बताएंगे। चैप्टर हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, जानबूझ करके हमने यहाँ दिया है। तो ये है आपका परिवहन, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन, संचार, चैप्टर नंबर 7 ना, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। अब देखो, अंतरदेशीय जलमार्ग, मुझे आता है इस सभी का जवाब, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे, मेरा उद्देश्य है कि आप खुद जानो, कि आखिर में खुद डिसाइड करो कि कहां से सवाल इस बार मतलब आते हैं। हम लोग क्या होते हैं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट खूब पढ़ लेते हैं और जो आना चाहिए उसको नजरअंदाज करते हैं। अब आप सोचोगे मैम पेडागोजी में हमारी हालत खराब हो जाती है। अरे पेडागोजी में कुछ नहीं है, पेडागोजी में आप कुछ नहीं करना है। आपको प्रीवियस ईयर को पहले आप बस इतना देखो कि क्वेश्चन फ्रेमिंग हो कैसे रहा है ना, क्वेश्चन फ्रेमिंग हो कैसे रहा है, बस। और जब ये पता चल जाएगा कि पेडागोजी के क्वेश्चन फ्रेमिंग हो कैसे रहा है, तो अरे हम लोग तो बहुत आगे निकल आए हैं, 9th चैप्टर पे निकल आए, जबकि हमें तो 7th चैप्टर पे चाहिए था। ये 6 के बाद यहाँ पे, अरे 6 के बाद 7 आना चाहिए, तो इन्होंने 8th दे दिया। क्यों भाई, 8th चैप्टर कहाँ चला गया? स्टूडेंट्स इसमें ना ये पूरा, ये इस किताब में 7th चैप्टर ही गायब है, सीधे 8 के बाद 9 आ गया है। हालांकि अंतरदेशीय जलमार्ग और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे अच्छा साधन है। ये बात सही है ना, ये बात सही है। तो ये आप देख लो, हमने चैप्टर 7 लिखा दिया है और उसी में परिवहन वाला चैप्टर है। और किसी दिन हम जब क्लास में अभी शुरुआत करेंगे तब बात करेंगे, अब नहीं मिल रहा है तो अब उसके लिए वो चैप्टर दरअसल इस किताब से गायब है ना। अब आइए ये हम लोग देख लेते हैं, ये आपके क्लास 8th से आपका है, ये शायद चैप्टर नंबर 8th से है। लिखा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां, है ना, पौधे और जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां संकटापन्न हैं। तो ये आपको हम लिखाते हैं, कहां से है ये एनसीईआरटी के, है ना, ये एनसीईआरटी 8th से है। और चैप्टर नंबर आपको मैं यहीं पर दिखा देती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे लिखा दिया है, यहीं पर आप आइए, लिखा है ना ये चैप्टर नंबर 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संसाधन। तो चैप्टर नंबर 2 से आपका यहाँ पर ये दिया गया।
अब आप कहोगे मैम क्या वाकई में चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है? आइए देख लेते हैं, है ना। इसमें हमारे लिए क्या है, बस 2 मिनट में हम लोग एनसीईआरटी 8th देख लेंगे। आइए अब चैप्टर नंबर 2 सीधे आ जाते हैं। हाँ, ये आ गया। उसमें अब इसी में नीचे की ओर हम लोग आएंगे। यहाँ पे ये तो मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है ये भी आपके एनसीईआरटी में पूछा है। समोच्च रेखीय जोताई, रक्षक मेखला, ये सब सीटेट में पूछा गया है ना, सब सीटेट में पूछा गया है। अब आगे देखिए, अब यहां पे आते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा है ना, ये देखिए, ये हम सीधे हमने कटिंग लगाया और देख लिया कि भाई ये है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते और साथ ही साथ पारितंत्र को भी सुरक्षित रखते। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है, कुछ लुप्त होने के कगार पे है। इसका मेन कारण है पेड़ की कटाई यानी वनों की कटाई, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन। तो आप लिख लो निर्माण कार्य, वनारोपण नहीं है, वनोन्मूलन है। वनोन्मूलन का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, और वनारोपण का मतलब एफॉरेस्टेशन यानी कि वनों को लगाना, पेड़ों को लगाना। तो पेड़ों के लगाने से लुप्त नहीं होता है, पेड़ों को काटने से लुप्त होता है। ये आपके एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ है। आपने देखा भूस्खलन आपके एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ है ना, भूस्खलन और निर्माण कार्य दिया हुआ है। अब आप कहोगे मैम क्या जीव जंतुओं का अनाधिकृत शिकार भी है? हाँ, ऊपर देखो लिखा है ना, ये देखो लिखा है, ये आप ये भी तो देखो लिखा है। अनाधिकृत शिकार का मतलब गैर कानूनी रूप से किसी जंतु का इतना शिकार हो जाता है कि धीरे धीरे उसकी संख्या ही कम होने लगती है। अब जैसे देखो, आज की मुख्य चिंता में से एक है अनाधिकृत शिकार के करने की संख्या का बढ़ना, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई। तो इसका मतलब कि ये भी है। तो बी सी डी सेकंड वाला ऑप्शन सही है। कैसे नहीं सीटेट निकलेगा, है ना, बहुत आसान है सीटेट निकलना, है ना, क्योंकि हमने तो आपको बता दिया कि बस इन्हीं सारे चैप्टर को एकदम च्यवनप्राश की तरह घोल के पी जाइए, सीटेट निकल जाएगा। उससे बाहर जाइए ही मत। सिलेबस में क्या दिया है हमें ये तो पता है ना, कुछ मेहनत खुद भी करना है। आज आप लोग अपनी कॉपी में ये सारा का सारा लिख लीजिए, जो जो चैप्टर के नाम हमने बताए हैं। आगे देखिए, अब ये भी आपके एनसीईआरटी 8th से ही दिया है। आइए अब यहां भी लिखेंगे एनसीईआरटी 8th। आपने देखा कि मिला जुला करके, है ना, चैप्टर नंबर 1, ये पहला चैप्टर है। अब आप कहोगे मैम ये पहला चैप्टर कैसे है? आइए देख लेते हैं क्या वाकई में पहला ही चैप्टर है। आइए, संभाव्य संसाधन, क्योंकि पहला ही चैप्टर संसाधन का है और हमें देखना है, क्योंकि वैसे खनिज देखो संसाधन के प्रकार यहां पे देखो लिखा है ना, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और यहीं पर लिखा है ये देखिए। अब यहाँ छोटा, अब चूंकि जगह नहीं है ना, तो जगह में कहा मैं लिखूं, रुकिए ऐसा करते हैं, इसे छोटा कर देते हैं।
इसको ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे आपका ये ले आते हैं। अब देखते हैं संसाधन के बारे में क्या दिया है एनसीईआरटी में। संभाव्य संसाधन से सवाल है और ये चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है। आगे देखिए क्या लिखा है। संभाव्य संसाधन वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी है ना, उसी हिसाब से हम किसी भी संसाधन का प्रयोग करते हैं। तो संभाव्य संसाधन वे संसाधन है जिसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी है। यही तो लिखा है कि जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी है। सही। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यही तो लिखा है कि इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ये भी सही। तो देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन सही है ना, दोनों ऑप्शन सही। क्लियर? चलिए अब आते हैं। अब लगभग हमारा ज्योग्राफी वाला सवाल होने को अब लास्ट ये बचा है, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर। ये अब इसके बाद संविधान, मतलब वही है ना, संविधान से सवाल आपका आ गया है। ठीक है, आइए तो आप खुद यहाँ पे देखो बच्चों। अब सेरिकल्चर, पीसीकल्चर ये भी क्लास 8th की ही एनसीईआरटी से है। मल्चिंग बनाना ये सब बड़ा एससीईआरटी में पूछा गया, एनसीईआरटी में मतलब सीटेट में पूछा गया है ना, सीटेट में पूछा गया है। वो अलग बात है कि ये अभी हम लोग फरवरी का क्वेश्चन मतलब जो फरवरी में पेपर हुआ था, और एग्रीकल्चर वाले से यह सवाल आपका है। तो 8th में एग्रीकल्चर कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 है ना, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है। अब वाकई में क्या चैप्टर नंबर 4 में है या नहीं? तो आइए चैप्टर नंबर 4 में, ये तो पहला चैप्टर है। कृषि। अब यही कृषि में प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधि, और आप देखो बस यही फिगर से उठा करके इन्होंने पूछ लिया है ना, यही से उठा करके पूछ लिया है। आइए देखिए एग्रीकल्चर, ये एग्री, सेरी, पीसी, वीटी, हॉर्टिकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए, तो भाई देख लीजिए ये अंगूर की खेती के लिए। हॉर्टिकल्चर उद्यान के लिए जिसमें फूल फल सब्जी सब उगाना आता है, तो फूल फल सब्जी सब उगाना आता है। पीसीकल्चर मत्स्य के लिए, यहाँ पे पीसीकल्चर के बारे में देखो लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आप यही देख लो, एनसीईआरटी के बाहर है ही नहीं। तो सेरिकल्चर उसमें लिखा है रेशम कीट के लिए है, तो ए का चौथा यानी कि, और बी का तीसरा है ना, तीसरा। तो बस यहीं से सवाल है। हमने तो एक एक क्वेश्चन, तो इतने सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे स्टूडेंट्स, है ना। और आप बस, मेरा अनुमान ये था कि बस मेरा क्या था कि मुझे बताना था। तो अभी तो ये एक ही पेपर हो पाया है, क्योंकि 2 दिन पेपर था, एक ही पेपर करा पाएंगे अब इतने समय में, क्योंकि आज इंट्रो क्लास थी आपकी, तो इस वजह से है ना हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी कल से, आज बस ये क्लास हमने बताया है कि पेपर में कब कहाँ कैसे आ रहा है, और हम लोग अब कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल से हम चैप्टर एक एक करके, है ना, हम बेसिक से शुरू करेंगे, सौरमंडल पूरा सोलर सिस्टम कल से शुरू करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।